बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ आपका मेज़बान आमिर सलामत हाज़िर खिदमत है। आज हम बात करेंगे मौशियत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जो गुड ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, क्योंकि ये कई सालों से जब से पाकिस्तान का जो तरसीली निज़ाम है उसको देखते हुए जदीद दौर में दाखिल होने के बाद गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का ताहाल दर्जा नहीं दिया जा सका। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आईं, मगर इस इंडस्ट्री को हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। आज हम इस पर बात करेंगे कि कोरोना के दौरान चूँकि इसका बड़ा अहम किरदार रहा है, कोरोना में जैसे तरसीली निज़ाम है, लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर गए हैं। ये फ्रंट लाइन पर काम करने वाले जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसके से जो मुंसलिक ख़ानदान हैं उसकी तादाद लाखों में है पाकिस्तान भर के। और शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी सनत को चलाने के हवाले से और दीगर जो पहिया चलाने के हवाले से किरदार है गुड ट्रांसपोर्ट का, वो इंतहाई अहम है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो तीनों बड़े स्टेक होल्डर्स हैं गुड ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों के हवाले से, उनसे बात करते हैं। तारिक नबील साहब हैं, पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को प्रेजेंट करते हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, जबकि जो मिनी मज़ा एसोसिएशन है उसके भी प्रेसिडेंट चौधरी शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं। आल पाकिस्तान ट्रक ट्राला मोटर ऑनर एसोसिएशन की बात की जाए, लाला यासिर नसीर नुमाइंदगी करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। तारिक नबील साहब से आगाज़ करेंगे। सर बताइएगा, इंडस्ट्री का दर्जा तो कभी नहीं मिल सका, आपने मुतअद्दिद बार इस हवाले से आला हुकाम से बात भी की। क्या मामलात हैं कि प्राइवेट सेक्टर, इतना बड़ा प्राइवेट सेक्टर जिससे वाबस्ता इतने लोग हैं, लोगों को रोज़गार भी आपकी वजह से मिलता है, मगर हुकूमती जो सरपरस्ती है या उनकी तरफ से आपको साथ चलाने का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं किया जा सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जैसा फरमाया कि गुड ट्रांसपोर्ट की जो हैसियत है वो इस मुल्क पूरी दुनिया में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसी से पहिया चलता है पूरी दुनिया का, क्योंकि पूरी दुनिया को जोड़ना, पूरे शहरों को जोड़ना, माल की तरसील करना। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है जी, उसको हमेशा से नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंडस्ट्री का दर्जा आज तक हमें दिया नहीं गया, कोई मराहत हमें दी नहीं गई। अब आप देखें, कोरोना में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, पूरी दुनिया की माशियत तबाह हुई, हमारे ड्राइवर, हमारे मालकान बेरोज़गार हुए, हमारे ऊपर कर्ज़ों का अंबार लग गए, टायरों के पैसे, डीजल के पैसे, टैक्सों के पैसे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया कि हमें कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए। हालांकि सबको, इंडस्ट्री को, जितनी भी इंडस्ट्री थी उनको इन्होंने रिलीफ पैकेज दिया, लेकिन बदकिस्मती से हम तो फ्रंट लाइन पे आके कोरोना का मुकाबला करने वाले लोग हैं। हम जो हमारी डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारे दीगर अदारे हैं, हमारी पाक अफवाज है, हम उनके साथ शाना बिशाना रहे हैं। हमने तो इस मुल्क में किसी अशिया की कमी, अजनास की कमी नहीं होने दी। इन बुरे हालात में भी हमने इस मुल्क को अपना, ये हमारा मुल्क है, हमारी मट्टी है, हमने इनका भरपूर साथ दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ हमेशा सुतेलो जैसा सलूक किया जाता है, इस जो इंडस्ट्री को नज़रअंदाज किया जाता है। हमारी इंडस्ट्री की जो पोजीशन है सर, हम खुद सेल्फ मेड लोग हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर बैंकों के कर्जे हैं, ना हमें बैंक लोन देता है, क्योंकि देखिए हमारा ज़्यादा अनपढ़ तबका है और जो बैंकों की एक स्टेटमेंट, एक जो दीगर ज़रूरियात हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन आज तक इस इंडस्ट्री पे हालांकि अरबों रुपए एडवांस टैक्स दे के हम रोडों पे आते हैं और एडवांस टैक्स गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो दे रही है, हम 100% देते हैं, लेकिन हमें हमेशा से नज़रअंदाज किया गया है। अभी भी मेरी वज़ीर आज़म साहब से अपील है और मैं उनके पास जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और अपने पूरे पाकिस्तान की गुड ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए आवाज़ उठाऊंगा कि हमें भी खुदारा रिलीफ पैकेज दिया जाए। हमारे जो ड्राइवर बेरोज़गार हुए, हमने हालांकि इतनी मुश्किल हालात में भी उनका किचन चलाया है, हमने उनको सैलरियाँ भी दी हैं, तनख्वाहें भी दी हैं, खर्चे भी दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक सिंगल पैनी भी उनको नहीं दी गई, ना हमें दी गई है। लेकिन हमारा हक बनता है, हम फ्रंट लाइन पे आके इन बुरे हालात में, ठीक है, जो एक वबा आई है पूरी दुनिया में, हमने इनका साथ दिया है और हमने हर शाना बिशाना हर इदारे के साथ रहे हैं, गुड्स सप्लाई करते रहे हैं,
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا. ہمارے ساتھ جو دیگر مسائل ہیں, ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, ٹول پلازوں میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, ڈیزل میں ٹیکس ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا, جو ہمارے جو پارٹس ہیں, اسپیئر پارٹس ہیں, اس میں ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ دیا جاتا, اس میں کوئی نہیں کیا گیا, کوئی ڈیوٹیاں کم نہیں کی گئی. حالانکہ یہ ہمارا حق بنتا ہے جب آپ نے سب کو ایک ریلیف دی ہے, اور وہ ایک گڈ ٹرانسپورٹر کو بھی ملنا چاہیے. دوسرا ہمارا جو ہے, جو ہمارے جو پرابلمز ہیں, میں اس کو بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمیں یعنی کہ اتنی محنت کے بعد, اتنی مشقت کے بعد جو ہمیں مسائل درپیش آتے ہیں, جو اداروں سے ہمیں پرابلم آتی ہے, جیسے کسٹم والے ہیں, کسٹم والوں نے ہمیں اتنا پریشان کیا ہوا ہے, ہماری اتنی پرابلمز ہیں, یعنی کہ ہر جگہ پہ روک کے ان حالات میں, جبکہ پوری دنیا, پورا پاکستان اس وقت متاثر ہے, کرونا کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے, لیکن سر ہم سے ابھی بھی ہزاروں روپے وہ بٹور رہے ہیں روڈوں پہ روک کے ٹرکوں کو. حالانکہ خدا رہا کہ آپ ادارے جتنے بھی ہیں ہماری سپورٹ کریں تاکہ یہ ملک کا پہیہ چلتا رہے. ہم نے دیکھیں ہمیں کیا ہوا کہ گڈس تو چلتی رہی, لیکن انڈسٹری بند ہے. آپ کی جب تک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہمارا کام ہے, مارکیٹ میں سامان نہیں ہوگا تو ہم کیسے موو کریں گے. ہم نے جو اجناس, ادویات اور اپنا سبزی, فروٹ, پھل وغیرہ, ہم سر ایک طرف سے لے کے جاتے تھے, دوسری طرف سے خالی آتے تھے. ہم نے اپنا الٹا نقصان کر کے, لیکن ہم نے اس ملک کو اپنا اور اپنی عوام کے ساتھ, کہ لوگوں کو اگر یہ تنگی آئی تو کرونا سے زیادہ خطرناک ہے. ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ پہ سپلائی, ان کی ڈیمانڈ ان کے وہاں تک پہنچاتے رہے ہیں, کسی قسم کی ہم نے پرابلم. طارق صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح سے آپ نے بات کیا, بات پہنچائیں گے, بلا شبہ پوری دنیا میں جو ترسیلی نظام ہے وہ بڑا اہمیت کا عامل ہے, مگر بدقسمتی سے یہ تو کسی دور میں بھی اس کو انڈسٹری کا نہ درجہ کیا گیا, نہ ہی مسائل کو سنجیدگی سے لیا گیا. چونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ احتجاج بہت بڑے کیے آپ نے, آپ کی تمام ٹیم نے کیے, اور اپنے مسائل کے حوالے سے جو ہوتے تھے آپ آواز بھی اٹھاتے تھے. مگر چونکہ کرونا کے باعث جہاں پر پوری دنیا متاثر ہے, پاکستان میں بھی ایسا معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے, نقصان مالی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. کسی بھی آپ کی جانب, یہ آپ کی جانب سے جو تجاویز دی گئی, چونکہ آپ کی جانب سے بھی متعدد بار کہا گیا کہ بہتری لائی جائے, ریلیف پیکیج دیا جائے, کسی منسٹر نے حکومتی سطح پر رابطہ کیا, کسی ڈپارٹمنٹ نے رابطہ کیا کہ آپ چونکہ فرنٹ لائن کے سولجر تو ہیں, مگر آپ کو کسی سٹیک ہولڈر نے اعتماد میں لیا یا کوئی یقین دہانی دلوائی ہے ابھی تک؟ جی, کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. یعنی کہ ان حالات میں ہمارے جو وزیر ٹرانسپورٹ تھے, ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, ان کا ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا. یہ تو ہم نے خود اپنے ملک کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ہم نے اللہ کا شکر ہے, ہاں یہ تھا کہ لوکل سطح پہ ہماری جو انڈسٹری ہے, ہماری جو اپنا دیگر ادارے تھے, انتظامیہ تھی, وہ میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. جہاں پہ ہمیں مشکل آتی رہی ہے, ہم نے ان کو کہا یار اگر آپ نے یہ چیز گڈس کا پہیہ روکنے کی کوشش کی تو یہ کرونا سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا. لیکن اس میسج کو وزیر اعظم صاحب نے بھی سنا, اور انہوں نے ٹی وی پہ, میں نے کہا جی آ کے اناؤنس کریں کہ گڈس کو کوئی نہیں روکے گا. کیونکہ سٹارٹ میں جب لاک ڈاؤن ہوا ہے, ابھی نہ رینجر کو صحیح اطلاع تھی, نہ آرمی کو اطلاع تھی, وہ ہمارے ٹرکوں کو روک رہے تھے, میڈیسن تھی, فروٹس, پھل, سبزی. دیکھیں انڈسٹری تو ساری بند ہو گئی, مارکیٹیں تو بند ہوں گی, مارکیٹ کی سپلائی نہیں جا رہی. اگر وہ جا رہی ہے تو وہ کھانے پینے کی اشیاء, فوڈ آئٹم جا رہی ہیں, آپ اس کو کیوں روک رہے ہو؟ جب یہ میسج ان تک گیا اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے اناؤنس کیا, اس سے ایک میسج پہنچا کلیئرلی. اور پہلے تو ہمارے سندھ پنجاب بارڈر پہ ٹرکوں کو روکا جا رہا تھا, وہاں سے آنے والے جانے والے ہمیں بہت زیادہ مشکلات تھیں, ہمارے اڈے بند کروائے جا رہے تھے. لیکن اس میں ہمیں انہوں نے یہ چیز انہوں نے باور کی تھی ہماری کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ گڈس کا پہیہ رک گیا, ترسیل کی ڈیمانڈ جو ہے لوجسٹک کا ہمارا سارا سسٹم اپنا رک گیا, سپلائی چین کا, تو ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے پھر یہ جو میسج دیا اس سے ہمیں یہ تھا کہ ہمیں کچھ مشکلاتوں میں کمی آئی. لیکن جو ہماری معاشی مشکلات تھیں, جو ہمارے دیگر اخراجات تھے سر, وہ ہم نے اپنی جیب سے پے کیا ہے. ہمیں امید تھی کہ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب, ہمارے ساتھ پرائم منسٹر صاحب رابطہ کریں گے, وہ کوئی گڈس کے متعلق, ٹرانسپورٹ کے متعلق ایک پیکیج اناؤنس کریں گے, ریلیف پیکیج, جو کہ سب کے لیے تھا. سر اگر 1200 ارب روپے انہوں نے تقسیم کیے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اگر اس انڈسٹری پہ بھی توجہ دی جاتی تو سر یہ بہت غریب طبقہ ہے. سر ہم پسیوں میں لوگ ہیں, ہم
किस्तों पे गाड़ियां लेके, और किससे लेते हैं? बैंकों से नहीं लेते सर। हम एक दूसरे के साथ जो एक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है वो करके इस पहिए को चला रहे हैं, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट की जो आज तक तो इन्होंने इंडस्ट्री का दर्जा दिया नहीं, बैंक हमें नहीं मानते, दीगर अदारे हमें नहीं मानते कि जी आपके पास आपका प्रोफाइल क्या है। हमारा तो प्रोफाइल ही कोई नहीं है, हम तो सेल्फ मेड लोग हैं। हमारा तो अपना सर सरमाया एक दूसरे से कर्ज उठा के एक छोटा सा ट्रक, एक छोटा सा मजदा, एक ट्राला बनाया जाता है और सारी जिंदगी किस्तों में गुजर जाती है हमारी। और उसमें देखें दीगर अखराजात जो हैं 100% सर इसमें टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाता है। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जो 100% टैक्स पे करती हो। मैं चैलेंज से कहता हूँ मेरे साथ बैठ के वो इस पर डिबेट कर लें, क्योंकि एडवांस में हर टैक्स दे के हमने रोड पे जाना है, उस साल हमने कमाना है कि नुकसान करना है, लेकिन गवर्नमेंट को पहले अरबों रुपए का सर हम रेवेन्यू दे देते हैं। लेकिन बदकिस्मती सर ये है कि आप देखें कि उसके बावजूद आज तक ना तो इसको किसी मिनिस्टर को इस चीज की होश आई है कि यार इस इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाए। मैं समझता हूं सर आप देखें रेलवे खसारे में, पीआईए खसारे में, आपके दीगर जो गवर्नमेंट के इन्होंने ट्रांसपोर्ट के बनाए हैं सब खसारे में। अगर एक प्राइवेट सेक्टर कमा के आपको रेवेन्यू दे रहा है, आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम बेहतर आपको परफॉर्म करके दिखाएं और आपको मजीद रेवेन्यू इकट्ठा करके गवर्नमेंट के खजाने में हम जमा करवाएं। सर हम टैक्स देने वाले लोग हैं, अरबों रुपए एडवांस टैक्स देने वाले लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ सर वो कोई इसको सीरियस ही नहीं आज तक लिया गया। लेकिन देखें जब सर कभी भी मुल्क में मुश्किल हालात आए हैं, जल्जला आया है, अपना सैलाब आ गया, जंगी हालात हो गए, सर हमने शाना बिशाना अपने मुल्क के साथ, अपनी पाक अफवाज के साथ रहे हैं। जब ये पीछे इंडिया के साथ हमारी एक मसाइल बने, हमने भरपूर साथ दिया, हमने उनको अपने ट्रक दिए, हमने जहाँ जहाँ पे हमारी ज़रूरत थी हम उनके शाना बिशाना रहे हैं। और हम हमेशा इंशाल्लाह अपने हुकूमत के साथ, अपने इदारों के साथ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि देखें ये मुल्क हमारा है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि यार एक इंडस्ट्री जो कि हमें इतना रेवेन्यू दे रही है, इतना टैक्स दे रही है, हमें उसके ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अब ऐसे पुराने निजाम के साथ हम लोग नहीं चल सकते जब तक गवर्नमेंट इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इस अदारे को मजबूत नहीं करेगी। सर हमारे ऊपर देखें, अगर हमें ये बेहतर सहूलियात देंगे तो हम इससे, अब देखें ना इन्वेस्टमेंट हो के गवर्नमेंट की तरफ से हम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इतना टैक्स अरबों रुपए में हम सालाना खरबों रुपए में चला जाता है सर ये जो दे रहे हैं। लेकिन उसके बदले में अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे तो हम इसको डबल पे लेके जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की तारिक नबील साहब आपने। चौधरी शेर अली साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। चौधरी साहब ये बताइएगा, जिस तरह से ये तमाम तर मामला लॉकडाउन में रहा, चूंकि आप मिनी मज़ा को प्रेजेंट करते हैं, तो क्या सूरत आ रही हुकूमती, चूंकि आपने भी ऐलान भी किया, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि रिलीफ पैकेज नहीं किया, किसी बंदे ने रब्ता किया आपसे इस कोरोना के दौरान? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली इंडस्ट्री आज सबसे ज़्यादा परेशान है। लॉकडाउन के फ़ौरन बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि 2-3 की। हमने हुकूमत को बाबर कराया कि हम अपने इदारों के साथ, अपनी आर्मी के साथ और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। लेकिन हुकूमती नुमाइंदों ने हमारे किसी ड्राइवर को, हमारे किसी ट्रांसपोर्टर को, हमारे किसी कनेक्टर को, किसी मजदूर को, स्पेट पार्ट वाले को बुलाकर पूछा भी नहीं। एक ड्राइवर को 1 रुपया रिलीफ फंड में से नहीं मिला, 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद। और हमारे 2 मिनिस्टर हैं जो हमारे ट्रांसपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं। एक चौधरी शेर साहब, मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पर वक्त हुआ अभी ब्रेक का। ब्रेक के बाद चौधरी शेर अली साहब से ही बात का आगाज करेंगे कि क्या मसाइल हैं और ये जो बात कर रहे हैं और हुकूमती नुमाइंदे अभी तक क्यों नहीं राब्ता कर पाए, ये मजीद जानेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी गुड ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के ऊपर। जी चौधरी शेर साहब बता रहे थे आप कि क्या मामला अभी तक, मतलब वैसे इतनी बार करने के बाद आपने एहतजाज भी बहुत किए हैं, तमाम स्टेक होल्डर ने भी एहतजाज किए हैं, मगर कैसी बात है कि वो रब्ता करना पसंद ही नहीं करता आपसे? जी मैं आपको बता रहा था कि हमारे 2 मिनिस्टर जो हमारी ट्रांसपोर्ट को प्रेजेंट करते हैं, एक जहांजेब खिची साहब और दूसरे ट्रांसपोर्ट जो एक्साइज के हैं मिनिस्टर हमारे हाफिज मुमताज़ साहब, ये दोनों बिजी लोग हैं, बिजनेसमैन है। एक वो मुर्गियों की खुराक बनाने में बिजी है हाफिज मुमताज़ साहब, और दूसरा अपनी खेती बाड़ी में मसरूफ़ है।
ट्रांसपोर्ट की तरफ किसी मिनिस्टर की, किसी हुकूमती नुमाइंदे की तवज्जो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा ये शुबा है। इसको अगर चलाया जाए तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के तमाम मसाइल ये हल कर सकता है। तो हमने हज़ारों बार ये एहतजाज किए। मैंने 2 जनवरी की हड़ताल में कह दिया था कि ये हुकूमत के वादे झूठे साबित हो गए, तो आज झूठे साबित हो रहे हैं। ये बंद रोड पे लगे टूल प्लाजे पहले गुड़ से लिए जाते हैं, आजकल पब्लिक से भी लिए जा रहे हैं। ये हमें उसकी सज़ा मिली है कि आपने एहतजाज क्यों किया, आपने ट्रांसपोर्टर की बात को क्यों उठाया। तो मैं बात करूं अगर मिनी मज़दा ट्रांसपोर्ट की, तो मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर जगह जगह पे चौकों चौराहों में खड़े हैं। इसके लिए कोई स्टैंड की जगह नहीं अलाट की गई। तो मैं हुकूमती नुमाइंदों से, हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान मिनी मज़दा एसोसिएशन के तमाम तार एहतजाज के बावजूद आपने हमें नहीं बुलाया। तो हर शहर में, हर अज़ला में मिनी मज़दा को स्टैंड अलाट किए जाएँ, ताकि जो इनकी मुश्किलात है वो हल हो सकें, और जो रोडों पर रश होता है इनको भी कम कर सकें, ताकि अगर स्टैंड हमारे होंगे तो ये हमारे मज़दे रोडों पे खड़े नहीं होंगे, ये अपने स्टैंडों में खड़े होंगे, और इसमें आपकी जो ट्रैफिक है ये भी रवां दवां अच्छे तरीके से, ये जो रास्ते ब्लॉक होते हैं ये भी नहीं हो सकते। जोई साहब, पहले तो मैं आपसे एक बात पे इख्तलाफ करूंगा, मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आए? मिनिस्टर साहब चांद रात को वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब किच्ची साहब आए हैं और उन्होंने इतने तेज़ रॉकेट दौरे किए हैं, शटल दौरे किए हैं कि वो पहले लारी अड्डे गए हैं, फिर वो बस स्टैंड में आए हैं और आते साथ ही वो फिर चले गए हैं। आप गिला करें उनका मिनिस्ट्री के अंदर अगर वो 45 मिनट आपको दे के गए हैं तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए। भाई देखें, अगर 1.5 माह बाद अगर ये 45 मिनट देगा तो कोई हमारे ऊपर सहन नहीं किया। ये उन्होंने, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स को देखे गए, वो उनको आए हैं, वो चाय पीने आए, चाय पी के चले गए हैं, कोई मिसाइल को नहीं देखा। लारी में क्या मिसाइल है वो नहीं देखा। वो आपस में आए, मुझे पता है कि 15-15 मिनट तीनों अड्डों में गए हैं, जाके वापस चले गए हैं, लेकिन गुर्द के मिसाइल उन्होंने देखे। जो हमेशा 1.5 माह 2 माह अपना फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हमारे ड्राइवर, उनको इन्होंने किसी को पूछा ही नहीं, क्योंकि हमारे ड्राइवरों को कोरोना की वबा की शिकायत है, किसी ने उसको मेडिसिन नहीं लेके दी, किसी को रिलीफ फंड में हिस्सा नहीं दिया, और ट्रांसपोर्टरों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है, खरबों में नुकसान है ट्रांसपोर्टरों का, जिसमें उन्होंने नहीं पूछा। हमारी गुजारिश ये है कि ट्रांसपोर्टरों को बिठाएं साथ, गुड्स वालों को, और उनको रिलीफ फंड में से पैकेज का ऐलान करें, ताकि ये इंडस्ट्री बच सके, ताकि ये ड्राइवर, कनेक्टर, स्पेयर पार्ट वाले, टायरों वाले, मिस्त्री, मैकेनिक, ये तमाम शुबा बच सके। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई एहतजाज का रास्ता है? चूंकि अगर गवर्नमेंट सुन नहीं रही तो एहतजाज का रास्ता भी तो आपके पास मौजूद है। अगर आपकी एक बड़ी तादाद है, चूंकि आपसे मुंसलिक है, और जैसे तारिक नमील साहब ने बताया कि स्पेयर पार्ट्स हैं, आपके दीगर टायर हैं और चीज़ें हैं, एक बेशुमार एक बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एडवांस टैक्स दे के आपके पास आती है, और उसमें तो ये बात क्लियर है। मगर अगर हुकूमती नुमाइंदे आपसे रब्ता नहीं कर रहे तो आप इसी तरह सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक रहेंगे, कोई एहतजाज करने का भी आगे प्रोग्राम? आमर भाई, ऐसा है कि ये जो वक्त जा रहा है, जो वबा का सिलसिला रवां दवा है, इसमें हम ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क, हमारा ये लाहौर शहर या हमारी अवाम किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। एहतजाज तो हमारा हक बनता है, लेकिन इस मौसम में हम एहतजाज का ऐलान नहीं कर सकते, ना ही कर सकते हैं। हम अपनी हुकूमत के साथ हैं, हम अपने इदारों के साथ हैं, लेकिन खुदारा अपना हक लेने के लिए जो ड्राइवर आपके लिए दिन रात आपकी गाड़ी चला रहा है और तहसीली निज़ाम चल रहा है, जब उसको पूछेंगे नहीं तो बिल आखिर उनकी रसाई आप तक ही है ना। मिनिस्टर साहब तो आपको नहीं मिलते, तो उन्हें कहाँ पर रिलीफ फराहम करने की हम काम करेंगे? 1 माह और देखते हैं, अगर ना हुआ तो जो थोड़ा सा रिलीफ, ये वबा थोड़ा सा सर पकड़ दिया तो मैं इंशाल्लाह ये भी ऐलान करेंगे। और ये लोग हमारा पहिया बंद करके ना अपने दफ्तर में बैठ कर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जब हमने अपना पहिया खुद से बंद किया तो इनका तमाशा नहीं, एहतजाज सड़कों पे नहीं होता, दफ्तरों के बाहर भी हो सकता है, 4 लोग जाके वहां पर भी शोर कर सकते हैं। इनका कुछ नहीं नुकसान होता, ये तो मजे लेते हैं। हमारा इख्तियार रोडों पे तमाम दाखिली खारजी रास्ते बंद करने से, तमाम लाहौर के, पंजाब के दाखिली खारजी रास्ते बंद करेंगे, तमाम सूबों में एहतजाज होगा तो ये साबित समझेंगे, क्योंकि इससे पहले तो ये हमारे तो देखते भी नहीं।
جی بالکل. چودھری شیر علی صاحب کی آپ نے بات سنی, لالا یاسر نصیر صاحب سے جانتے ہیں. لال جی بتائیے گا, انڈسٹری کا درجہ ملا نہیں, طارق ویل صاحب نے سارا بریف بھی کیا, مگر اتنی بڑی انڈسٹری کسی بھی حکومت کی جانب سے پوچھا نہیں گیا. اب کتنے % آپ کو امید لگتی ہے کہ آپ کو بہتری لائی جا سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ آپ کا, اپنے پروگرام میں مدعو کیا. عامر صاحب, گزارش اس طرح ہے کہ انڈسٹری کا درجہ حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشنز کی انتھک کوششوں کے باوجود بھی گورنمنٹ کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رنگی. اور ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ رابطہ کس نے کیا, تو رابطہ کرنے کے حوالے سے گورنمنٹ میں اتنی کنفیوژن پائی جا رہی ہے کہ ایک سی ایم صاحب ایک آرڈر جاری کرتے ہیں عید سے پہلے کہ 31 مئی تک مارکیٹیں کھلی رہیں گی, 7 days 7 PM تک. وہ عید کے فوراً بعد آگے ایک منسٹر صاحب ٹی وی پہ اعلان کرتے ہیں جی کہ 4 دن مارکیٹیں کھلیں گی اور 5 بجے تک کھلیں گی. تو جب گورنمنٹ کے ایوانوں میں اس طرح کی کنفیوژنز پائی جا رہی ہے کہ ایک منسٹر کو یہی نہیں پتا کہ میرے سی ایم نے کیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے تو میں اس پر کیا سٹیٹمنٹ دوں, تو اتنے غیر ذمہ دارانہ گورنمنٹ کے ساتھ ہم کیا ان سے کیا توقع کر سکتے ہیں, کیا امید کر سکتے ہیں. دوسرا, گورنمنٹ کی طرف سے ایک ریلیف دیا گیا ٹرانسپورٹرز کو, بلکہ عام شہریوں کو بھی, کہ ڈیزل پیٹرول کی قیمتیں کم کی گئیں. اس کی بجلی ہم لوگوں پر کیا گری کہ جو لوگ فکس کانٹریکٹس میں ہیں, جن کی پرائسز جو ہے فیول ویریشن کے ساتھ پلس مائنس ہوتی ہیں, وہ لوگ انتہائی لاس میں چلے گئے. ہم لوگوں کا اس سے بھی بے شمار نقصان ہوا. پہلے سے کاروبار نہیں ہے, ریلیف دینا تو کیا, الٹا وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئی ڈیزل کا کم ہونا. جس کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہو یار ڈیزل 40 روپے کم ہو گیا, ہمارے ساتھ کیا کرو گے. اور بھائی جو 60,000 روپے کے ٹائر ہم یہ وبا آنے سے, یہ پینڈیمک سے پہلے 60,000 کے 2 ٹائر لے رہے تھے, وہ اس وقت 85,000 روپے کے ہو گئے ہیں. 25,000 روپیہ ایک جوڑی کے پیچھے بڑھ گیا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی نہیں ہے. جو اسپیئر پارٹ ہمارا 20,000 میں آتا تھا وہ 50,000 پہ چلا گیا, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس وقت کوئی واضح گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. گورنمنٹ کو گڈس ٹرانسپورٹرز کے ساتھ, سب سے پہلے میں گورنمنٹ سے وزیر اعظم پاکستان سے یہ گزارش کروں گا, اپنا مطالبہ رکھوں گا کہ فوری طور پر ہمیں گڈس ٹرانسپورٹر کو ایک انڈسٹری کا درجہ دیا جائے اور اس پہ بیٹھ کر ہمارے جو جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں بٹھایا جائے, ہمارے سے جو مشورے لینا چاہتے ہیں ہم سے لیں. میں سی ایم صاحب کو, گورنر صاحب کو اور مختلف اور یہ منسٹر صاحب کو, ان لوگوں کو میں آلریڈی یہ چیز بڑی ڈیٹیل میں بریف کر چکا ہوں کہ بھائی ہم جب یہ سٹینڈز بنے تھے لاہور میں, ٹرک سٹینڈز جب بنائے گئے تھے, اس وقت آبادی لاہور کی آپ دیکھ لیں کتنی تھی. اس وقت ہمارے ٹرکوں کے سائز دیکھیں کہ کیا تھے. اس وقت 14 فٹ کا ٹرک تھا, اس وقت 60 فٹ کا ٹریلر ہے. تو ہم ان کو کہاں پر اس چھوٹی مارکیٹوں میں لے گئے. ہمیں شہر سے آزادی دلوائیں, ہمارے ٹرک سٹینڈز کو لاہور شہر کی حدود سے باہر نکالا جائے جس طرح کے پورے پاکستان میں ہے. ہم محب وطن شہری ہیں, ہم کاروبار کر رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں اور مزید بھی دینا چاہتے ہیں, اور ہمارا حق ہے کہ ہم گورنمنٹ سے اپنے لیے سہولتوں کی ڈیمانڈ کریں. مگر گورنمنٹ کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے بیکار لوگ ہیں, مگر جتنا کار آمد شعبہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا ہے, گڈس ٹرانسپورٹ کا, وہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک ہمارے ساتھ ایک ظلم اور بھی ہے, اس میں ہمارے بھائی شاید ہم سے ناراض بھی ہو جائیں کوئی, جس میں یہ ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے, آپ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ کے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان پہ لازمی پروگرام کریں. آپ اگر دیکھیں ایک بس کے اوپر 3 ٹرکوں کا مال لوڈ کیا جاتا ہے. جس بس کے اندر 50 لوگ یا 70 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے اوپر جب 10 12 15 20 ٹن اس کی چھت پہ سامان لوڈ کر دیں گے تو وہ سارے پیسنجرز کی زندگیوں سے کھیلنے والی بات ہے. آج تک کوئی بندہ اس بات پہ ہماری بات سننے کی طرف آتا ہی نہیں ہے. اس سے ہمارے کاروبار کا تو نقصان جو ہے سو ہے. پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ مالی طور پہ فائدہ ہے, مگر اس سے حادثات کی ریشو بڑھ جاتی ہے, خطرات بڑھ جاتے ہیں, خدشات بڑھ جاتے ہیں, مگر کوئی سننے والا نہیں ہے. جو کوئی آتا ہے اس کی مٹھی گرم کر دی جاتی ہے اور کام چلا لیا جاتا ہے. جی بالکل, ڈپارٹمنٹ تو واقعی کام کرتے دکھائی نہیں دیتے. آپ نے نشاندہی بھی ٹھیک کیا لالا جی, مگر آپ نے گورنر کو بھی بتا دیا, وزیر اعلیٰ کو بھی بتا دیا, مگر سننے والا کوئی نہیں ہے. لوارسوں کی طرح چھوڑا ہوا ہے ہمیں ٹرانسپورٹرز کو. دیکھیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں باقاعدہ ریٹن میں نے دیا, یہ نہیں ہے کہ باتوں میں, اور اس میں میں نے سب سے پہلے لکھا تھا کہ پاکستان میں, پورے پاکستان میں سب سے پہلے GFA لائسنس بنایا جائے. بھوکی ننگی گورنمنٹ ہے, صاف لفظوں میں اگر کہا جائے. گورنمنٹ کے پاس ریونیو نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک لیگل وے ہے. ہم بتا رہے ہیں کہ یار GFA لائسنس ہمیں رجسٹر کرو, خدا کا واسطہ ہمیں رجسٹر کرو یار. اس طرح کیسے چھترے بے مہار کام چلے گا؟ ہمارے ٹرانسپورٹرز کو گورنمنٹ اپنے کھاتے میں رجسٹر کرے, ہم سے پیسے لے, ہم دینے کو تیار بیٹھے ہیں. اس کے بعد جو پہلا کام ہے,
लाहौर शहर में मेरी नज़र में कम से कम 4 ट्रक स्टैंड अलॉट करने चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है हमारे पास जगह नहीं है। जितनी रावी दरिया की रिंग रोड के अतराफ में जगह है, सारी जगह कब्जा हो गई है। कब्जा माफिया उसके ऊपर दिन रात काम कर रहा है, 4 दीवारियां हो रही हैं और गवर्नमेंट की जमीन को उसको अपने प्राइवेट कब्जे के अंदर किया जा रहा है, मगर गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं ले रही। हमारे इस मुतालबे पर गवर्नमेंट गौर करे। ये दूसरा मुतालबा है कि लाहौर शहर के इतराफ में 4 ट्रक स्टैंड दिए जाएं। लाला जी, जिसमें आप गवर्नमेंट तो पर मौका डाल रहे हैं, पर डिपार्टमेंट्स भी तो है ना। डिपार्टमेंट्स भी इसका मतलब सोए में है कि वहाँ पर कब्जा हो रहा है, कोई प्लानिंग होती है, महकमा ट्रांसपोर्ट भी है, उसके साथ भी आप मुंसलिक हैं। कुछ चीज़ें कभी अफसरान ने बुला के पूछना चाहा, तमाम स्टेक होल्डर्स बड़े बैठे हैं कि आए हमारे साथ बात करें, क्या मसाइल हैं। अफसरान सर बिल्कुल बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? अब ये बड़ी मजेदार बात है। किनको बुलाते हैं? जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनको बुलाते हैं कि भाई ये तुमने 10 कनाल जगह गवर्नमेंट की कब्जा की है, मुझे क्या देते हो? उनको बुलाते हैं, हमें नहीं बुलाते। जो रो रहे हैं, जो टैक्सेस दे रहे हैं, जो नुकसान उठा रहे हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, गवर्नमेंट के फिर भी गीत गा रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल जी वाला नहीं है। हंसी तो इस बात पर ही आ रही है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतने बड़े स्टेक होल्डर्स, और किसी भी गवर्नमेंट में पिछले दौर में तमाम जितनी भी गवर्नमेंटें रही हैं, उन्होंने नहीं पूछा, ना ही इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया। अरबों रुपए टैक्स देने वाली जो इंडस्ट्री है वो अभी भी नज़रअंदाज है। हुकूमत इनके साथ बैठकर अगर वो प्लान तय करे, जैसे GFA लाइसेंस है या दीगर मामलात हैं, तो हुकूमत का भी फ़ायदा हो सकता है। अभी हम शहर लाहौर के जो बाहर अड्डा है, ट्रक अड्डा है, वहाँ पर जाएंगे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जो गुड ट्रांसपोर्ट्स की तर्जुमानी करते हैं, और वहाँ की हालत ज़ार देखेंगे कि उसकी हालत ज़ार क्या है और अभी तक किस हद तक इस पर जो इनका जो काम है, जो सफाई का निज़ाम है या दीगर मामलात हैं, किस हद तक इंतज़ामिया वो भी हल कर पाई है कि नहीं। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हम रावी रोड न्यू ट्रक स्टैंड में खड़े हैं, जहां पर अरबों रुपया मालियत के टैक्स भी सालाना अदा किए जाते हैं और बड़ी मार्केट है, और गुड ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदे जो हमारे साथ हैं। अहमद साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके वक्त का शुक्रिया। अहमद साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है? कोरोना के हवाले से कोई एहतियाती तदाबीर आप भी इख्तियार कर रहे हैं? तमाम कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर तो हमारे ट्रांसपोर्ट बरादरी जो है जो शुरू से कर रही है, जब से ये मामला शुरू हुआ है। लेकिन कोरोना का हम तो कर रहे हैं, हमारे साथ गवर्नमेंट जो है किसी किस्म का तावन नहीं कर रही। हर इलाके में स्प्रे वगैरह भी हो रहा है, सफाई वगैरह भी हो रही है। दूसरा ये बात है कि कोरोना की असल ज़्यादा वजह इस ट्रांसपोर्टेशन में ये है, ट्रांसपोर्टर तो आते हैं लेकिन मंडी की वजह से जो मंडी का कारोबार गुड्स ये ट्रक स्टैंड पे हो रहा है, वो उसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा खतरात हैं कि ये कोरोना वायरस जो है इसको ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि मंडी में रश ज़्यादा होता है। हमारी गाड़ियाँ वगैरह जो है, गाड़ी के ड्राइवरों ने खड़ी की, वो तो अपने अड्डों में जाके बैठ के या माल लोड करने चले गए। तो हमारी तो यही इल्तिजा है गवर्नमेंट से कि हमारी तरफ कुछ ध्यान दें, हमारे ट्रक स्टैंड को कुछ सफाई का प्रोग्राम भी दें, और बकिया जो कुछ ये सफाई वगैरह का सिलसिला है। बिल्कुल सर, तारिक साहब, सफाई का निज़ाम समझ से बाला तर है, और ये पार्किंग है, यहाँ पर मंडी लगती है बकौल आपके, क्या मामला था, क्यों नहीं अभी तक ठीक किया जा सका? सर देखें, ये 1972 से जब ये ट्रक अड्डा दिया गया, ये पार्किंग हमें उसके साथ दी गई। अब कुछ तकरीबन 12 सालों से इसको आगे ठेके पे दे के हमसे एक कब्ज़ा किया गया है, और एक जो भत्ता हो रहे हैं वो हमारे ऊपर ला के मुसल्लत कर दिए गए। पहले ट्रकों के लिए आपको पता है पूरे लाहौर में कोई ट्रक अड्डा नहीं है, कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास कि हम इतना टैक्स दे के भी क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम भी अपनी चार दीवारी के अंदर अपने बिजनेस कर सकें। आप देखें, रोडों के ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है कि जी ट्रैफिक ब्लॉक होती है। सर, यहाँ पे कब्ज़ा माफिया आके ठेके के नाम के ऊपर करोड़ों रुपए सर इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमें ना पार्किंग यहाँ पे दी जा रही है, सफाई का निज़ाम आप देख लें, आपकी कैमरे की आंख देख रही है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। कोरोना वायरस की वजह से कोई स्प्रे नहीं है। मंडी सुबह लगाई जाती है सर, मंडी के लोग आके यहाँ पे अपनी आड़त कर रहे हैं। देखें, अब हम जाके ट्रक अड्डा मंडी में करना शुरू कर दें, क्या कहीं इंसानियत है? अब वो लोग आके बदमाशी के जोर के ऊपर अगर यहाँ पे आके मंडी लगाएंगे, हम उनको मंडी नहीं लगाने देंगे। ये हमारी ट्रक अड्डे की जगह है, कानूनी है, हम कानून से कानूनी बैठे हैं, कीमत पे अदा करके बैठे
रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ ट्रक अड्डे का ही काम होगा, यहाँ पे मंडी वालों का या ठेकेदार को हम अपने हदूद से बाहर नहीं निकल दें। इसमें सर इंतजामिया साथ शामिल है। हमने डीसी साहब को लिखा है, हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लिखा है, हमने एसपी साहब को लिखा है, डीएसपी साहब के भी खुदारा कि ये कल को खुदा ना खास्ता यहाँ पे हालात ख़राब होंगे, कोई नुकसान होगा तो आप लोग जिम्मेदार होंगे, आप फौरी इस पे एक्शन लें, इनको रोकें। हाँ, अगर आपने ठेका दे दिया पार्किंग का तो सर वो पार्किंग लें, और पार्किंग भी ओवर चार्जिंग 150 रुपये हैं, 500 रुपये ट्रक से लिए जाते हैं सर। बदमाशी की जाती है, ड्राइवरों को मारा जाता है। ये गुंडे हमारे ऊपर लाके मुसल्लत किए हैं। सर हम शरीफ लोग हैं, लेकिन अगर आपने हमारे साथ ये ऐसा रवैया रखा तो फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। अगर हमने अपना पहिया रोक दिया ना तो आप बिल्कुल रुक जाएंगे, आप जाम हो जाएंगे। मुकदमात भी दर्ज करने के बावजूद मंडी लग रही है। 4 पर्चे करवाए हैं हमने हमारी एसोसिएशन ने 4 FIR करवाई हैं कि खुदारा इनको बोलें कि यहाँ मंडी का काम ना करो, हमारे पास ट्रक अड्डे की जगह नहीं है, हमारे पास पार्किंग नहीं है, हमें अपना काम करने दो। आपने अगर ट्रक पार्किंग दी है, पार्किंग के लिए ये ठेका दिया है तो आप पार्किंग करो। यहाँ पे अर्ज वाला कौन सा मसला है कि आप कैसे मंडी लगा सकते हो? हम मंडी की हदूद में नहीं जाते तो मंडी वाले हमारी हदूद में आके कैसे करेंगे? लेकिन क्या है कि वो एक माफिया सर मिलके इस यहाँ से पैसा डेली के डेली लाखों रुपए का बता इकट्ठा किया जाता है। और मैं इंतजामिया से, कमिश्नर साहब से, SP साहब से, वजीर आला साहब से, अपना जो DC साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं कि खुदारा इसको सीरियस लें। ये कल को आपके लिए बहुत मुश्किल का बाइस बन सकता है, यहाँ पे कोई नुकसान हो सकता है। मैं आपको पहले इतला कर रहा हूँ कि खुदारा इसको ना ऐसे छोड़ दें और हमारी बात को गौर से सुने। मैंने कई लेटर भी लिखे हैं, मुझे अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। बिल्कुल तारिक नवीद साहब की हाजिरी। और ये पहले भी गुज़िश्ता साल भी मुझे याद है साबका DC लाहौर सालिया सईद ने भी यहाँ पर कार्रवाई की थी, मगर वो माफिया यहाँ पर ही मुझे लगता है अभी भी सरगर्म है। लाला जी, सिचुएशन क्या है? गंदगी का ये आलम है कि समझ से बालातर है, जो SOPs हैं उस हवाले से कुछ आगाही नहीं है, क्या कहेंगे आप? सर गंदगी तो देखें आपके सामने है, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही है, आपके कैमरे की आँख आपके जो देखने वाले उनको दिखा सकती है। और यहाँ पर ये जो पार्किंग का जो हमारा इशू है ये बड़ा दरीना मसला है। ट्रक स्टैंड, मैं जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारे ट्रक स्टैंड जो है वो सुखड़ गए हैं, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो बड़ी हो गई हैं। और एक वाहिद ये जगह हमारे पास मौजूद है जिसमें हमारी बड़ी गाड़ियाँ कुछ देर के लिए आके रुक सकती हैं। यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करके ड्राइवर्स हमारे पास हमारे ऑफिस में आ जाते हैं, वहाँ सोने के लिए हमने उनके लिए जगह बनाई हुई है। मगर उसके बाद जब वो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, किसी की बैटरी निकल जाती है, किसी का वो रॉड निकल जाता है, किसी की कोई चीज़ जैक गायब हो जाता है। जब वो आगे वापस ठेकेदार से कहते हैं भाई मैं तुझे चीज़ें पूरी करवा के गया था, ये क्या है? फिर जैसे तारिक साहब ने फरमाया है कि फिर वो उसके साथ, क्योंकि ये लोग जत्था होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, वो बेचारा 1 या 2 बंदे होते हैं गाड़ी के साथ, तो उनको मारते हैं, उनको ज़दोकोब करते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं फिर भाग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ये एक अजीब सा सिलसिला गवर्नमेंट ने बना दिया। जिस तरह से पार्किंग में ओवर चार्जिंग की जा रही है, भत्ता वसूल किया जा रहा है, मुकदमात भी हो गए, इंतजामिया क्यों नहीं इस हवाले से? सर इंतजामिया तो पता नहीं सोई हुई है या पता नहीं है ही नहीं है यहाँ पर। मैं आज से कोई 5 माह पहले मैंने मिला हूँ जाके, मुख्तलिफ इदारों में जाके मैंने दरखास्तें लिख कर दी हैं कि यार इतना बड़ा हमारा ट्रक स्टैंड है, पूरे ट्रक स्टैंड में एक स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर कोई एक कहीं पर आपको एक आधी नज़र आ जाएगी तो वो ऑपरेशनल नहीं है, चल नहीं रही है। मैं आपके टाउन हॉल में गया हूँ, वहाँ वो रज़ा साहब के बुखारी साहब हैं, उनको मिला हूँ मैं, जो CEO हैं इसके कॉर्पोरेशन के। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं इनको मिला हूँ आगे, कभी किसी के दरवाजे पे, कभी किसी के दरवाजे पे, जिसके पास जाओ वो अगला घर दिखा के अपनी जान छुड़वा लेता है। मगर काम करने के लिए कोई इदारा तैयार नहीं है। हाँ, हर इदारे का बंदा यहाँ पहुँच जाता है, जी ये हमारी फलानी ये सैनिटेशन फीस की पर्ची है, यार ये हमें पर्ची दे दो, ये 600 की है, ये 800 की है, ये 1200 की है, ये 2000 की है। पर्चियाँ लेने के लिए सब आ जाते हैं। मगर जब हम कहते हैं यार हमारे स्टैंड में सफाई करो, सो जाते हैं। हम कहते हैं यार हमें स्ट्रीट लाइट्स लगा दो, सो जाते हैं। किसी किस्म का कोई काम करने के लिए कोई इदारा, कोई महकमा तैयार नहीं है, माँ सवाए बताखोरी के, माँ सवाए रिश्वत के, और कोई काम इनको अच्छा नहीं लगता है सवाए रिश्वतखोरी के, सवाए हमारे साथ जुल्म करने के। ये जो पार्किंग है, पार्किंग का हम बार बार हर बंदा इसी का शोर कर रहा है, इसी का हम शोर अलाप रहे हैं कि खुदा का वास्ता है ये ट्रक स्टैंड की पार्किंग है, इसको ट्रक स्टैंड को दिया जाए। अगर आपने ठेका ही करना है इस पार्किंग का, अगर आपने ठेका ही करना है, हम बंदे देते हैं यार ट्रक स्टैंड में से, हमारे बंदों को ये ठेका दे दो ताकि यहाँ पर हमारे ट्रक से अकोमोडेट हो सके। ये मंडी का झांसा दे के इस लाखों के ठेके को करोड़ों में ले गए हैं। अब जनाब वो हमें जो है वो जो ठेकेदार है वो हमारे साथ जो है वो गुंडागर्दी करने की कोशिश करते हैं। करोड़ों का ठेका लाला जी तानू नहीं मिलना है, ऐसा प्रॉब्लम है। ये अगर सफाई की सूरत हाल मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर गंदगी और जो हालात हैं वो नज़र आ रहे हैं कि इंतहाई बुरी हालत है।
मगर इंतज़ामिया टैक्स वसूल कर रही है और ये बड़ी पार्किंग है रावी रोड न्यू ट्रक स्टैंड की। ये बताएं शेर अली साहब, ये जो सूरत हाल है चोई साहब, नज़र ये एक ट्रक स्टैंड की बात है, आपका दूसरी जगह पर भी काम है जो सब्ज़ादार ट्रक स्टैंड है, वहाँ पर भी सफाई का और इंतज़ामिया का यही हाल है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। ये पंजाब का सबसे बड़ा शहर लाहौर है और लाहौर का सबसे बड़ा ट्रक स्टैंड रावी रोड की ये पार्किंग है। इधर मेरे ख्याल अगर 20 गाड़ियाँ लग जाएँ तो मेरे ख्याल में ये पार्किंग ख़त्म हो जाएगी। ये भी बता रहे दोस्त के इन्होंने कॉर्पोरेशन को दी हुई है ठेके पे। यहाँ होटल लगे हुए हैं, मिस्त्री बैठे हुए हैं, ये इनका काम नहीं है। ये ट्रक अड्डों की जगह है, ट्रक ही पार्किंग करते हैं। हमारा मजदा इधर आ जाए तो वो तो ये लोग नहीं रुकने देते। देखिए अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके तो वो पीछे इधर साइडों में ट्रक खड़े हैं, हमारे मजदा ट्रक खड़े हैं। तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारी जांच छुड़वा दें। ये इधर हमारे हज़ार के 2,000 के चलान होते हैं मस्जिदों के, इनको मस्जिद के लिए स्टैंड दिए जाएं। लाहौर में 4 जगह स्टैंड दिए जाएं ताकि हमारी गाड़ियां महफूज रहें। हम रेवेन्यू में देना चाहते हैं, ट्रक अड्डे के लिए कीमतन लेना चाहते हैं, तो हमें ट्रक अड्डा दिया जाए क्योंकि हम आपको रेवेन्यू दे सकें, हम आपको टैक्स दे सकें। चौधरी साहब हम दुआ गो हैं, आपसे मिनिस्टर मिलते हैं तो ट्रक अड्डा कहाँ से देंगे? सर सिंगल लाइनर बताइएगा, वक्त चूँकि ख़त्म हो गया प्रोग्राम है, क्या कहेंगे गवर्नमेंट को? सारा सर गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा गुड्स ट्रांसपोर्ट पे तवज्जो दे, इस इंडस्ट्री को गिरने से इसको जो हमारा कारोबार तबाह हो रहे हैं, कारोबार ख़त्म हो रहे हैं, लाखों लोगों का रोज़गार है, उससे उनको बचाया जाए, उनके चूल्हे जलें, उनके वो बेचारे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से गुजारिश है कि हमें फौरी एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया जाए हमारी तमाम ट्रांसपोर्ट बरादरी के लिए। जी बिल्कुल, अहमद साहब आप बताइएगा। जैसा तारक साहब ने फरमाया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी तवज्जो दें और हमारे मामला जो हल करें। और यहाँ पे मंडी वाला जो केस है, मंडी की जो जहाँ मलकियत है अपनी शो कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए, कब्जा। लाला जी बताइएगा क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को क्या पैगाम? मैं गवर्नमेंट को फिर यही गुजारिश करूंगा जो मैंने पहले अपने मुतालबात आपको बताया, जो कि हमेशा बता रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। नंबर 1 इंडस्ट्री का दर्जा, नंबर 2 ट्रक स्टैंड दिए जाएँ, नंबर 3 पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गुड्स ट्रांसपोर्ट में बदलने का जो एक घिनौना अमल किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। मैं गवर्नमेंट को कंडेम करता हूँ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों को कंडेम करता हूँ जो हमारा हक जो है वो छीन कर ले जाते हैं अपनी बसों के ऊपर लोड करके। जी बिल्कुल, आपने गुड ट्रांसपोर्टर रहनुमाओं की तमाम तर बात सुनी है। मौशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली जो गुड ट्रांसपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पर हर दौर में नज़रअंदाज किया गया है और अब भी जो हालात चल रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ तब्दीली का दावा कर रही थी, मगर गुड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ना तो रिलीफ पैकेज दिया गया है, ना ही उनके मसाइल हल किए गए हैं और शहर लाहौर का जो अहम जो ट्रक स्टैंड है वो भी बदहाली का शिकार दिखाई देता है। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान आमिर सलामत को। आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।